नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से इसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों में जिनके ऑटिज़म की प्रॉब्लम है उन बच्चों को टीचिंग देने के लिए नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो एक अच्छी खासी सफलता दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटिज़म के बारे में समझते हैं, फिर थोड़ा सा इस रोबोट के बारे में समझते हैं। देखो, ऑटिज्म का पूरा अगर देखें तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है, ASD के नाम से जाना जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में एक मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है जिससे कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं कर पाता, जैसे कि कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे से, ठीक है, और कैसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे वो लर्न कर सकते हैं। ओवरऑल मेंटल डिसऑर्डर का पूरी अपने फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है। तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। इसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोल देते हैं कि मतलब अलग स्पेक्ट्रम क्यों बोला, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु के द्वारा एक रिसर्च की गई जिसके बेसिस पे ये रोबोट कोस्मो ये डेवलप किया और इसके ऊपर फिर एक्टिविटी देखी कि कैसे एक इंडिविजुअल जब ऑटिज्म वाले एक बच्चे को पढ़ाता है तो उसको ये रोबोट कितना असिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, तो वो असिस्टेंस से क्या हो जाता है कि जो ह्यूमन उस ऑटिज्म ग्रसित इंडिविजुअल या बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसमें सहायता मिलती है, तो उसका लोड कम हो जाता है। तो बेसिकली ये एक पॉइंट है। तो एक तो ये रोबोट कोस्मो, ठीक है, ये याद रखना है, ये ऑटिज्म असिस्टेंट के तौर पे काम करने की बात कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू इको सेंसिटिव जोन। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक ऑर्डर डिक्लेयर किया है जिसमें एक PIL रजिस्टर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो 2011 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, फॉरेस्ट लैंड जो भी है उनके आसपास में 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी जो उस इकोलॉजिकल एरिया को डैमेज पहुँचाती हो उनको रोका जा सके। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि 1 किलोमीटर की लिमिट तो किसने डिक्लेयर की? सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी तरफ अगर देखें तो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है वो कहती है 10 किलोमीटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम तो 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मान लो ये फॉरेस्ट एरिया है तो इसके चारों तरफ 1-1 किलोमीटर की जो है वो एरिया आपको इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर करना है। इससे क्या है कि कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे मान लो कि कोई माइनिंग का काम कर रहा है, कुछ और तरीके से काम, ऐसी एक्टिविटी जो कि हार्मफुल हो उस फॉरेस्ट एरिया के लिए, तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेयर किया। और फिर ये भी कहा कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस में अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा की भी रेंज है जो कि 10 किलोमीटर है, बोलो वो एप्लीकेबल होगी, वो प्रिवेल करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 2011 की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके चारों तरफ 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन के तौर पे डिक्लेयर किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो कि हैम्पर करे उस फॉरेस्ट एरिया को और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो इस तरीके से इको सेंसिटिव जोन क्या होगी? एक तरीके की शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कि ये एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फॉर नेशनल पार्क, इसके चारों तरफ 10-10 किलोमीटर की रेंज अगर आपने सेफ बना दी तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से इस फॉरेस्ट एरिया को कोई डैमेज पहुँचाए तो ऐसे केस में ये इसी एरिया में इन एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, जिससे कि इस फॉरेस्ट एरिया तक अप्रोच ना कर पाए वो। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई माइनिंग का काम कर रहा हो इलीगल तरीके से, ठीक है, कोई कॉमर्शियल यूज़ कर रहा हो, लकड़ी काटने की बात कर रहा हो, तो बोलो उन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। तो हुआ क्या है कि ये PIL के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया, पर केरला के फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट में। बोला कि हमारी लाइवलीहुड है वो आप ख़त्म कर दोगे। पर जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से लेकर 2016 है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिक्लेयर किए थे, उसमें ये था कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर की बाउंड्री ऐसी होगी जो कि इको सेंसिटिव जोन होगी, जिसमें जो ऑलरेडी काम हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है कुछ और, तो बोलो वो तो कंटिन्यू रहेगी, पर जैसे कोई इलीगल काम करने लग जाए, फॉरेस्ट की कटिंग करने लग जाए, वाइल्ड लाइफ पोचिंग करने लग जाए, इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए इको सेंसिटिव जोन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पर ये प्रोटेस्ट जो है
ये हाई लेवल पे हो रहा है, जिसमें आप देखो केरला की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है फार्मर्स का, और फार्मर्स की तरफ से जो लीड कर रहा है ग्रुप, दैट इज केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन, KIFA। ठीक है ना। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि हम एक बार केरला गवर्नमेंट और फार्मर से एक बार बातचीत कर लें और फिर उसके बाद में हम एफिडेविट सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिनेरियो है। तो थोड़ा सा भाई ये रेगुलेशन है ना इको सेंसिटिव जोन से संबंधित, ये इनके बारे में एक बार आप जरूर डिटेल में पढ़ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपको पता है कितने ज़्यादा आने लग गए हैं आजकल। अगला आर्टिकल है टाइट सप्लाई एट सम पेट्रोल पंप्स। देखो इसमें क्या आ रहा है कि अभी आपको पता है कि एक तो क्रूड ऑयल मार्केट बहुत महंगा हो रहा है और दूसरा रुपी भी लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है। अब रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो $1 के कंपैरिजन में हमें रुपए भी ज़्यादा पेमेंट करने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो पेट्रोल डीजल महंगा भी हो रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों को देख करके अभी जून महीने में कई ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट्स में, कि जहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई प्रॉपर हुई नहीं, और सप्लाई नहीं होने की वजह से उन पेट्रोल पंप्स ने जल्दी से डीजल और ये भरने के लिए मना कर दिया। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि बोला हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हमें तो 90-95 रुपये लीटर के हिसाब से डीजल का और 100 के लगभग या 103 के लगभग हमें पेट्रोल के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। पर सवाल ये है कि 1 लीटर का हमें तो उतना ही रुपीज़ में अमाउंट मिल रहा है, जबकि हमें पेमेंट करना पड़ता है बोले डॉलर्स में। तो इस केस में $1 के चक्कर में पहले हमें 75 रुपये देने होते थे, अब 78 रुपये या 79 रुपीज़ अब अगर हमें देने पड़ते हैं तो बोला हमें बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो इस 2022 के शुरुआती साल में आपको शुरुआती पीरियड में जो इलेक्शंस हुए थे स्टेट असेंबलीज के, तो बोलो उस टाइम पर भी गवर्नमेंट ने हमें बाउंड कर दिया था कि आप फ्यूल की प्राइस राइज नहीं करोगे, नहीं तो बोला महंगाई बढ़ जाएगी तो उससे हमें चुनाव में फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे समथिंग होता है पॉलिटिक्स में। तो इस केस में क्या हो जाता है कि उनको बहुत नुकसान हो गया। किनको? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो इनमें मेजरली अगर हम देखें तो हमारे देश में लगभग 81,700 फिलिंग स्टेशंस है, फ्यूल स्टेशंस है, पेट्रोल पंप जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा की बात करें तो, और उनमें से 7200 प्राइवेट कंपनीज के हैं। तो इस तरीके से जो है सप्लाई है वो रुक गई। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। और आपको पता ही है कि अगर क्रूड ऑयल महंगा है तो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो सप्लाई आपको पता है महंगी अपने आप ही हो जाती है फिर, और जो अपने दूसरे जो गुड्स हैं वो भी महंगे हो जाते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा हमने रशिया पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ा ली है, उसके बारे में बताया। आज रशिया इराक के बाद में दूसरे नंबर का लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है इंडिया को, और तीसरे नंबर पे पहुंच गया सऊदी अरब। ठीक है, आज इंडिया से रशिया से हम जितना क्रूड ऑयल अप्रैल से पहले मंगाते थे ना, उसका 50% 50 टाइम्स हमने बढ़ा लिया है। अब आप देख लो कितना ज़्यादा हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा जो रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है ना, वो प्राइवेट कंपनीज मंगा रही है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट था। आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ोगे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अगर इसी तरीके से एनर्जी क्राइसिस आते हैं तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, एनर्जी में काम करने वाली कंपनीज है, इनके लिए तो एक बार इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो एल्जाइमर से संबंधित एक दवाई बनाई गई, उसके ट्रायल्स जो हैं वो फेल हो गए। तो बेसिकली हमारा पॉइंट है कि एल्जाइमर क्या है। ये देखो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, एक इंसान एक मेमोरी लूज करना शुरू कर देता है। इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो बुढ़ापे के साथ आते हैं। ठीक है, एल्जाइमर जो है वो एक तरीके की ब्रेन डिसऑर्डर की तरीके की होगी। ठीक है, जिसको हम डिमेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव फंक्शन, किसी भी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को याद करना, दैट मीन्स मेमोरी हमारी है ना वो ब्रेक होने लग जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक एबनॉर्मल प्रोटीन जिसका नाम है बीटा एमिलॉइड, ये बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बीटा एमिलॉइड बनने को रोकने के लिए एक दवाई जिसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, क्रेनेजुमेब, ये एक ड्रग है। इसकी ट्रायल की जा रही थी कि कैसे हम हमारे ब्रेन में बीटा एमिलॉइड को बनने से रोक सकते हैं। पर उस चीज़ में प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये ट्रायल जो है वो फेल हो गए। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो एल्जाइमर जो है वो मिड 40s में सिम्टम्स दिखाने शुरू कर देते जब मेमोरी लॉस होना शुरू होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 60 to 70% केसेस जो हैं डिमेंशिया के, वो एल्जाइमर की वजह से हैं। ठीक है जी, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखोगे, जिसमें कॉग्निटिव इश्यूज आ जाते हैं, समझने की आ जाती है। बाकी ये PDF मैं अभी शेयर कर चुका हूँ, तो आप इसकी हाईलाइटेड जो है वो थोड़ी सी न्यूज़ देख लेना।
ठीक है। इसके आगे इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, ये कहते हैं कि भाई उम्र का तकादा है, उम्र की वजह से ये मेमोरी लॉस हो रहा है, ये चीज़ बताई जाती है। फिर एक न्यूज़ है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बारिश ज़्यादा मिली है, जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, वेस्टर्न यूपी, ओके, बोला इस एरिया में आपको रेनफॉल कम मिला है। इसके पीछे कारण कि इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर दो विंड बेल्ट काम करते हैं, एक तो साउथ वेस्ट विंड बेल्ट और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच की ये साउथ ईस्ट ब्रांच हवा की, है ना। तो ये वाली जो हवा है ना, कौन सी, साउथ ईस्ट की तरफ से आने वाली, जिसको हम ईस्टर्ली बोलते हैं, बोले ये वीक पड़ गई। ये वीक पड़ने की वजह से ये साउथ वेस्ट वाली जो हवाएं हैं, ये मॉनसून का जो पूरा कंटेंट था उसको लेकर के पहुंच गई कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। तो बोले इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में तो बारिश मिली है हमें ज़बरदस्त, और जबकि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाने वाली है ईस्टर्ली हवाएं थी, बोले ये वीक पड़ गई, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमें रेनफॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके आगे देखो, क्लाइमेट चेंज और आज की परिस्थितियों की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में 75% एरिया ऐसा है जो कि वेदर हॉटस्पॉट में आ चुका है, एक्सट्रीम वेदर हॉटस्पॉट, जैसे या तो फ्लड्स या एक्सट्रीम ड्रॉट। इसके अलावा 6 क्लाइमेटिक जोन, 27 स्टेट्स, 663 डिस्ट्रिक्ट्स और 638 मिलियन, दैट मीन्स 63 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए वल्नरेबल है। मतलब या तो वो ज़बरदस्त हीट वेव का सामना करेंगी, या फिर बाढ़ आएगी, या ड्रॉट्स होंगे, ठीक है। इससे हमारे यहाँ पर लगभग 45% लैंडस्केप डिसरप्शन भी हो रहा है। सीधी सी बात है, इतना कुछ एक्सट्रीमिटी एक्टिविटी होंगी तो बोला 45% एरिया जो हमारा ज़मीन का है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ज़मीन में मॉइस्चर कितनी है, हवाओं में मॉइस्चर कितनी है, टेम्परेचर क्या वेरी कर रहा है, और उसकी वजह से वो माइक्रो क्लाइमेट जो है वो भी वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में अगर मॉनसून में रेनफॉल में 1% भी अगर वेरिएशन देखने को मिले ना, तो ये मान के चलो कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपको 0.34% तक जीडीपी का एक हिस्सा, जो कि हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसमें वेरिएशन दिखेगा। मतलब 1% मॉनसून में चेंज, और हमारी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें 0.34% चेंज दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हमें मॉनसून और हमारी मॉनसून डिपेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था। इसके आगे देखें, देखो अगले जो न्यूज़ है वो है तपन डेका। इनको देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड के तौर पे अपॉइंट किया गया है, और जो रॉ, दैट मीन्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके जो हेड हैं जिनका नाम है सामंत गोयल, इनका 1 साल से टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा थर्सडे को पंजाब पुलिस चीफ जिनका नाम है दिनकर गुप्ता, उनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड के तौर पे अपॉइंट किया जा चुका है। तो ऐसे में ये जो 3 एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और एनआईए, तीनों के बारे में एक बार आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है VLSRAM, ठीक है। इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म देखो, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्लियर है, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, एयर टू सरफेस टू एयर, सरफेस से सेंड करो, हिट करो एयर में। तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है, ठीक है, नेवी के साथ मिलकर के। और आप देखो ये VLSRAM सिस्टम जो है ये इस तरीके से तैयार किया गया है कि हाई स्पीड पर ऑपरेट करेगा। इसकी रेंज है 40 से 50 किलोमीटर, दैट मीन्स टारगेट अगर 40 से 50 किलोमीटर दूर है तो आराम से हिट कर देगा, और हाइट उसकी आराम से अगर 15 किलोमीटर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बात आती है इसको डेवलप किसने किया, तो देखो इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंट्रल इमारत। ये दोनों की दोनों हैदराबाद बेस्ड है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट इंजीनियर्स जो कि कहाँ पर है, पुणे की। तो इन तीनों ने मिलकर के ये VLSRAM डेवलप किया है। ये कैनिस्टर्ड सिस्टम है। कैनिस्टर्ड का मतलब एक इसका पैकेज होता है जिसमें आसानी से इसको डिप्लॉय करके रखा जाता है, जिससे कि इसकी मोबिलिटी भी आसान रहती है, ले जाना रखना कहीं पे इंस्टॉल करना बड़ा आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि पैकेज हो गया पूरा का पूरा, एक डब्बे में पैक रहती है ये कैनिस्टर का मतलब। फिर इसको कभी भी लॉन्च करना होता है तो आसानी से लॉन्च करना भी उसी कैनिस्टर से लॉन्च करना पॉसिबल है। इसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेजेस का सामना भी नहीं करना पड़ता, कि जैसे आप मान लो कि किसी शिप में इसको डिप्लॉय कर रहे हो, वो शिप कैसी कंडीशंस में चल रहा है तो उससे उसके ऊपर असर ना पड़े, तो इसकी क्या होती है, शेल्फ लाइफ है ना, वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये हमने देखा VLSRAM के बारे में। पंजाब में थोड़ा सा बेरोजगारी का प्रेशर इस तरीके से है कि नरेगा में औरतों का पार्टिसिपेशन बोला 8.25% राइज होता हुआ दिखा है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो कि
एससी कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन तो 7.56% बढ़ा है और वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है पंजाब में 8.25% बढ़ा है। ये एक छोटी सी पॉइंट थी। इसके अलावा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा कि G7 कंट्रीज़ हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं कि भाई आप रशिया से अपना जो तेल खरीद रहे हो उसको कम करो। तो बोले ये हमारे लिए थोड़ी रिलैक्सेशन की बात है। तो G7 के बारे में और नरेगा के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप। अगली न्यूज़ है कि देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर ने फ्राइडे को ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की है कि जो बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली देखो, 2011 में पहले से इस तरीके के गाइडलाइंस अवेलेबल है 2011 से, पर सवाल क्या है कि आजकल सोशल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पे भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं, तो उसमें बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये गाइडलाइन इशू की गई है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को अगर आप शूटिंग के लिए लेके जाते हो और वहाँ पर अगर उनसे संबंधित जो भी उनके राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है तो जेल होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई है। और साथ में ये भी बोला है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप शूटिंग कर रहे हो वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन भी कराओगे। इसके पीछे ये जो गाइडलाइन इशू की है इसके पीछे बहुत सारे कानून हैं, उनके प्रोविज़न ड्रॉ किए गए हैं। एक तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, एक चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, एक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021। इन सब की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है। अल्टीमेट टारगेट क्या है? बच्चों का प्रोटेक्शन। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, और बच्चे जो पैसा कमा रहे हैं उसका 20% एफडी के तौर पे इन्वेस्ट किया जाए। जब वो बड़े हो जाए 18 साल से ज़्यादा उम्र के, तो वो पैसा निकाल करके अपने करियर में आगे काम कर सके। साथ में 6 साल से कम के जो बच्चे होंगे उनके आप कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक कंटेंट नहीं लगाओगे जो इरिटेट करता हो, हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं करवाएंगे। और एक लीगल इंडिविजुअल गार्जियन, चाहे वो माता हो, पिता हो, या कोई लीगल गार्जियन जो है वो भी एनी टाइम प्रेजेंट होगा शूटिंग टाइम पे, और हर 3 घंटे में एक बच्चे को ब्रेक भी मिलेगा। तो ये प्रोविजंस इस पर्टिकुलर गाइडलाइन में ड्राफ्ट में रिलीज़ किए गए हैं। देखो, फाइनल नहीं है ये, ड्राफ्ट ही है, ध्यान रखना। अब इसमें कमेंट्स आएंगे, क्या चेंजेस करने हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके हिसाब से फाइनल जो भी होगा वो और देख लेंगे। बाकी ड्राफ्ट पर तो आपको नज़र डालनी है। इसके की प्रोविजंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। इसके आगे एक जगह है जिसका नाम है बंसी पहाड़पुर। ये पड़ता है राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से पिंक पत्थर निकाला जाएगा, पिंक सैंडस्टोन, और वो ले जाया जाएगा फिर अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए। तो उसको देखो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बंसी पहाड़पुर। एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश में देखो पद्मा ब्रिज है, उसका लॉन्च किया जा चुका है। पद्मा ब्रिज जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, बांग्लादेश में एंटर होने के बाद पद्मा नाम हो जाता है, उस पर ये डैम बनाया है बांग्लादेश ने खुद ने अपने पैसे लगा करके। ढाका से मावा करके एक सिटी है, दोनों को कनेक्ट करने का ये काम करेगा। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे आरबीआई ने टोकनाइजेशन की जो डेडलाइन 30 जून फिक्स की थी उसको एक्सटेंड करते हुए 30 सितंबर कर दी है। इसमें टोकनाइजेशन में क्या होता है? एक कार्ड हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मान लो, ठीक है, पेटीएम पे या किसी पे भी। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर कार्ड की पूरी डिटेल्स एंटर कर देते हो। केवल आपके पास में एक चीज़ बचती है, वो होती है सीवीवी, और फिर एंटर करने के बाद में आपके पास ओटीपी आता है जिससे आप पेमेंट करते हो। तो ऐसे में कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन किसके पास स्टोर होगी? पेटीएम के पास में। तो इसका डेटा ब्रीच हो सकता है, चोरी हो सकता है, गफले हो सकता है। तो इस केस में आरबीआई ने टोकनाइजेशन सिस्टम शुरू किया है, जिसमें क्या होता है कि एक यूज़र को अपने कार्ड के लिए टोकन प्रोड्यूस करना होता है, और वो टोकन क्या होगा, एक तरीके की प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करेगा। कैसे? कि कार्ड जिस कंपनी ने इशू किया है, जिस बैंक का आपके पास में कार्ड है, उन दोनों के अलावा आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन आपके पास ही होगी, किसी तीसरे बंदे के पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें अब क्या किया जा रहा है कि आप अपने कार्ड के लिए टोकन प्रोड्यूस कर लोगे और टोकन रजिस्टर करोगे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या जो भी मर्चेंट्स हैं जिनसे भी आप खरीदारी करोगे उनके लिए। इससे क्या हो गया कि आपके डेटा की चोरी नहीं होगी। पर ये डेडलाइन 30 जून थी, तो इसमें थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा था, डिस्ट्रप्शन था। तो आरबीआई ने ये कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सितंबर 30 तक आप कर सकते हो ये काम, डन। फिर बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि नीति आयोग के नए सीईओ बनेंगे परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत जी का जगह ले लेंगे। तो नीति आयोग के बारे में एक बार आप जरूर पढ़ लोगे। ओके, आगे देखें। रॉय वर्सेस वेड केस में जो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि भाई अबॉर्शन एक लीगल राइट है एक लेडी का, वो अब ओवरटर्न कर दिया गया है। इसका मतलब अब से अबॉर्शन एक अधिकार नहीं है। इस चीज़ को लेकर के अमेरिका में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इस रॉय वर्सेस वेड के बारे में आप एक बार पढ़ सकते हो आराम से। मैंने पूरा डिटेल में 2-3 बार डिस्कशन किया है, थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ेगी एक्सप्लेन्ड पेज के लिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कीवर्ड दिख जाएगा, या अगर आपके पास नोट बने
हुए हैं तो सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आपको मैप थोड़ा सा करना है कि स्पेन और मोरक्को के बीच में जो जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है, जो कि मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है, तो वहाँ पर एक बार थोड़ा सा मैप देख लेना आप। ठीक है, स्पेन ऊपर होता है, मोरक्को नीचे, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट होती है। तो बेसिकली यहाँ से लोग क्रॉस करके और यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चलते 5 लोगों की डेथ हो गई, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे बन के आ रहा है। बस इस डिस्कशन में इतना ही था, जो भी हमारा कंटेंट था कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।